गुड इवनिंग बच्चों। क्लास आरंभ हो रही है, सब लोग आ जाइए। सभी बच्चों का स्वागत है बेटा सौरभ शर्मा क्लासेस में। जल्दी सब बच्चे जुड़ जाइए, सभी को लिंक शेयर कर दें आते ही, जिससे क्लास आरंभ हो। टाइम हो चुका है, जल्दी से आ जाइए बच्चों। आज फ्राइडे है और करंट अफेयर्स क्लास होगी। एक शानदार क्लास होने वाली है आज करंट अफेयर्स की। जल्दी सारे बच्चे बेटा आ जाएं। जल्दी सारे बच्चे बेटा आ जाइए, क्लास आरंभ हो रही है। जैसा कि शेड्यूल है, आज फ्राइडे है और जो है करंट इवेंट्स पढ़ने वाले हैं आज अपन। चलिए आरंभ करें बच्चों। निशा नरवरिया, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। आदित्य पराशर बेटा, नमस्कार नमस्कार। देवेंद्र गौर, गुड इवनिंग। जितेंद्र, रॉक्स किंग, सत्यवान, सभी को बेटा गुड इवनिंग। सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, सभी को बेटा नमस्कार। अंजू, सुमन, नमस्ते बेटा। वर्षा साहू नमस्ते। पारस, एकता, सभी को बेटा नमस्कार। अर्चना, सभी को नमस्कार बेटा। क्लास आरंभ करते हैं। पिछले क्लास में हम कुछ करंट इवेंट्स पढ़े थे, तो कुछ क्वेश्चंस पुराने हो जाए बेटा, जल्दी से हाँ बोलो, जिससे थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाए आप लोगों का कि कितना याद रहा आपको। रजत भदौरिया जी भी आ गए हैं। अब तो ऑफलाइन वाले बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या बात है, अच्छा है। अच्छा रजत, ऑनलाइन अच्छा लगता है कि ऑफलाइन अच्छा लगता है? आनंद ऑफलाइन में पढ़ने में आता है कि ऑनलाइन में आता है? क्यों रजत? चलिए तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बेटा सब लोग लाइक कर दें। एक प्रश्न हम पढ़े थे, संघाई। संघाई 6 नाम था इसका। तो प्रश्न ये है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि संघाई का मीटिंग सम्मेलन इस वर्ष कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए। पहला प्रश्न है। अच्छा, एकता कह रही है ऑफलाइन अच्छा लगता है, सत्यवान भी कह रहे हैं ऑफलाइन, देवेंद्र भी कह रहे हैं ऑफलाइन। देवेंद्र तुम तो गायब ही हो, तुम तो कई दिन से ऑफलाइन में आ ही नहीं रहे ना, तुम तो ऑनलाइन का आनंद ले रहे हो फ्री में। बढ़िया है देवेंद्र। चलिए तो पहला प्रश्न था बेटा, संघाई 6 SCO का मीटिंग कहाँ हुआ था? आंसर आया है रशिया, बहुत सही जवाब है रशिया। अगला प्रश्न यह है कि संघाई में कुल कितने सदस्य देश हैं? कितने सदस्य देश हैं संघाई में? जल्दी से आंसर दें। ऑप्शंस है, 6 हैं, 7 हैं, 9 है या कोई नहीं? जल्दी से आंसर दें। संघाई 6 में कितने सदस्य देश हैं?
देवेंद्र गौर कह रहे हैं 8 हैं। एकता का भी आंसर रशिया आया है। चाहत कह रही है 7 है। सत्यवान कह रहे हैं 8 है। सूरज का भी 7 है। बेटा सूरज 7 नहीं है, चाहत 7 नहीं है, 8 मेंबर हो गए हैं। कितने मेंबर हो गए बेटा? 8 हो गए हैं। 8 के नाम पता होंगे आपको? एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको। रूस है, चीन है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है। 1 2 3 4 5 6 7 पाकिस्तान, और 8वां देश बन गया है इंडिया, भारत। तो याद रखें कुल 8 देशों का संगठन है संघाई 6। इस बार मीटिंग हुआ था रूस में और अध्यक्षता की थी व्लादिमीर पुतिन। बेटा क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के बेटा राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन ने इसकी अध्यक्षता की थी। हम पढ़ चुके थे बेटा, काफी लोगों ने सही आंसर दिए हैं। अखिलेश कह रहे दिखाई नहीं दे रहा बेटा, और पढ़ा लिख देंगे, ठीक है ना बेटा? ये 8 का मतलब क्या है? 4 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। कि राज कह रहे हैं दिख नहीं रहा। चलिए मैं बड़ा लिखूंगा, ओके। इस समस्या सॉल्व कर देता हूं। चलिए अगला प्रश्न देख रहा हूं। ब्रह्मोस। बेटा प्रश्न है कि ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत किसी देश को सप्लाई कर रहा है। प्रश्न ये है कि भारत ने किस देश के साथ में ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई का समझौता किया है? ये आपके विकल्प हैं। बहरीन, इंडोनेशिया, बेटा अब दिख रहा है, फिलीपींस और बांग्लादेश। जल्दी से आंसर दें बेटा कि इनमें से किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल। बेटा अब तो साफ दिख रहा है गिरिराज, गिरिराज कंसाना, अब आपको साफ दिखाई दे रहा है? अभी नहीं दिखाई दे रहा? लाइटिंग तो बेटा प्रॉपर आ रही है और काफी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। चलिए आंसर दें कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने अभी समझौता किया है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को किस देश को सप्लाई का समझौता किया है? बेटा ये आज ही घटना है, मार्च 2021, 4 और 5 मार्च, 4 और 5 मार्च को ये डील हुआ है भारत का। किस देश के साथ हुआ है? जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर नहीं आया बेटा। लक्ष्मण सिंह ने एक आंसर दिया था फिलीपींस, और किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया है। राजेश कह रहे हैं इंडोनेशिया। चलिए मैं आंसर दे रहा हूं, फिलीपींस। फिलीपींस के साथ डील हुआ है। और भी कई रक्षा उपकरण, और भी
कई रक्षा उपकरण फिलीपींस को सप्लाई करेगा भारत, ऐसा डील हुआ है मार्च 2021 में। क्लियर है? एक प्रश्न सिंपल है करंट का कि भारत सरकार ने ब्रह्मोस और कई सारे रक्षा उपकरण सप्लाई का समझौता इनमें से किस देश से किया है, तो आंसर आएगा फिलीपींस। फिलीपींस, राजधानी मनीला। राजधानी बेटा कहाँ है? मनीला। और करेंसी क्या है? पीसो। याद रखें, करेंसी पीसो। क्लियर? एक प्रश्न आप और ध्यान रख सकते हैं कि मनीला में एडीबी का मुख्यालय भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का मुख्यालय मनीला में। एक प्रश्न और बनता है यहां पर, इसी मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है, अनुसंधान केंद्र भी है। बेटा क्लियर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला, करेंसी है पीसो, और मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, और मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर मनीला। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब दो प्रश्न आप लोगों के लिए हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है तो भारत का कहां है? प्रश्न यह है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? जल्दी से बताइए। अनुसंधान केंद्र, और ये तो भारत का हो गया, तो फिर लगे हाथ एक और बता दीजिए, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? बेटा अंतरराष्ट्रीय भी हो जाएगा और एमपी का भी और भारत का भी। जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है और मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय मनीला में है। जल्दी से बताइए। निशा कह रही है कटक में है। बिल्कुल सही जवाब है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है और मध्य प्रदेश का बड़वानी में। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बेटा भारत का कहां पर है? कटक, कटक उड़ीसा, और एमपी का है बड़वानी। तो बेटा ये तीनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अंतरराष्ट्रीय मनीला में हो गया, एमपी का बड़वानी में हो गया, और भारत का कटक हो गया। बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने, रूपेंद्र मंदसौर में नहीं है, लक्ष्मण कह रहे हैं वाराणसी, है ना? ये लिख दिया है मैंने। भारत अंतरराष्ट्रीय मनीला में है, एमपी का बड़वानी में है। चलिए और क्वेश्चन निकालते हैं बेटा, और क्वेश्चन निकालूं। देखो बेटा फिर अब प्रश्न ये है कि ब्रह्मोस क्या है? बड़े ध्यान से देखें भाई साहब। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? जल्दी से बताइए बेटा, ब्रह्मोस क्या है? जल्दी से बताएं। तो याद रखें, ब्रह्मोस भारत की सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। बेटा क्या है? क्रूज मिसाइल है। ओके, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसका जो निर्माण है भारत ने रूस के सहयोग से किया है। ध्यान रखना, एक प्रश्न आता है कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने इनमें से किस देश के सहयोग से बनाया है? अमेरिका, जापान, जर्मनी या रशिया? तो आप बताएंगे रूस के सहयोग से बनाया है।
बेटा समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है, क्यों? तो बेटा भारत की है ब्रह्मपुत्र, भारत की ब्रह्मपुत्र, और रूस की नदी है मास्कोवा, मास्कोवा, रूस की नदी मास्कोवा और भारत की नदी ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नाम को मिक्स कर दिया है और नाम रखा है ब्रह्मोस। क्लियर है? जब ये तैयार हुई थी तब इसकी जो क्षमता थी, रेंज थी, वो 29 किलोमीटर थी। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसको नेवी शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, हवाई जहाज से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, और ये भारत की परमाणु भी हमला कर सकती है। क्या नाम है? ब्रह्मोस। क्लियर है बेटा? समझ में आया? हाँ भैया लाइक भी तो करो, लक्ष्मण सही कह रहा है। बोर्ड पर कुछ चमक रहा है तो भैया बच्चों बताएं बेटा, चमक रहा है बोर्ड क्या? सभी को चमक रहा है? लेफ्ट में लिखो। चलिए मैं लेफ्ट में लिखता हूं, सत्यवान कह रहे हैं कि राइट लेफ्ट साइड में लिखिए। चलो आगे चलते हैं। तो बेटा ब्रह्मोस समझ में आई है? बताइए। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मोस समझ में आ गई बेटा? ब्रह्मोस क्या है फिर सुन लीजिए एक बार। ब्रह्मोस भारत और रूस का कंबाइंड प्रयास है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदियों को कंबाइंड करके रखा गया है, और ब्रह्मोस को अभी फिलीपींस देश के साथ सप्लाई करने का समझौता हुआ है। तो याद रखें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आगे चलते हैं। चलिए इधर लिखते हैं बेटा, फिर लेफ्ट में लिखते हैं, लेफ्ट में आपको समझ में आएगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? आगे प्रश्न लिखते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? बेटा आप दिख रहा है क्या? बताएं जल्दी से। विकास शुक्ला आ गए हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो, आनंद करो। हाँ अब प्रश्न ये है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखें 3 मार्च को। 2014 में ये स्टार्ट हुआ था, तब से 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो आप आंसर बताएंगे 3 मार्च को। वन्य प्राणी विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए और वन्य जीवों के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए 2014 में हुआ था विश्व वन्य जीव दिवस। तो याद रखें कब शुरू हुआ? तो 2014 से शुरू हुआ। और कब मनाते हैं? क्लियर? एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, जो वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं, जो वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं वो कौन सी बुक में प्रकाशित होते हैं? जल्दी से बताइए। जो वन्य जीव संकटग्रस्त हैं, उन पर खतरा पैदा हो गया है उनके जीवित रहने का, उनको किस बुक में प्रकाशित किया जाता है? तो याद रखें रेड डेटा बुक। याद रखेंगे रेड डेटा बुक में ऐसे वन्य जीवों की लिस्ट जारी होती है जो विलुप्त हो रहे हैं, संकटग्रस्त हैं, समाप्त होने वाले हैं। ओके।
ओके, रेड डेटा बुक, क्या नाम है? रेड डेटा बुक, IUCN, नाम सुना होगा आपने। 1971 में पहला रेड डेटा बुक प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताएं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अगला प्रश्न, अभी किस राज्य सरकार ने, अगला प्रश्न है बेटा, किस स्टेट गवर्नमेंट ने, किस राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में, नौकरी में, जॉब में स्थानीय लोगों को, 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? जल्दी से बताइए बेटा, प्रश्न क्या है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने निवासियों को, अपने राज्य के नागरिकों को प्राइवेट सेक्टर में या निजी क्षेत्र में 75% जॉब आरक्षण देने की घोषणा की है? जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से आंसर बताइए। एकता शर्मा का आंसर आया हरियाणा, पुष्पेंद्र का भी हरियाणा, मयंक तिवारी भी हरियाणा, मनीष अटल भी हरियाणा। बिल्कुल सही जवाब है हरियाणा। याद रखें, हरियाणा ने अपने नागरिकों को, अपने राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। बोलो, क्लियर है? अब आप बता दें कि यहां पर राज्यपाल कौन है, हरियाणा का CM कौन है और गवर्नर राज्यपाल कौन है? जल्दी से बताएं, हरियाणा का मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है और राज्यपाल कौन है? चाहत सही जवाब है हरियाणा आपका। अब आपको बताना है कि हरियाणा का CM कौन है और यहाँ गवर्नर कौन है। सत्य देव नारायण आर्य बेटा यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है बेटा? राज्यपाल हैं। और मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। क्लियर है? मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। मनोहर लाल खट्टर, पुष्पेंद्र कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नीरज, रूपेंद्र, पुष्पेंद्र, मनीष, सबके आंसर सही है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बेटा क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बड़ा स्लोली स्लोली बोल रहा हूं, स्पीड काफी कम है, तो समझ में तो आ रहा होगा। बेटा करंट इवेंट्स, वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी अच्छा पार्ट पूछा जा रहा है। आप भी डेली एक न्यूज़पेपर और मैगजीन का अध्ययन किया करें, है ना? और कोई प्रॉब्लम आया करे तो पूछा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए 4 मार्च, बेटा 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। बेटा क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस
बेटा कब मनाते हैं? 4 मार्च को मनाते हैं। क्लियर? बेटा क्या हुआ था कि राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो स्थापना है आज के ही दिन हुई थी। कब? 4 मार्च को। 4 मार्च 1972 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्थापना था 4 मार्च के दिन हुआ था 1972 में। इसीलिए 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। बेटा क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चले बच्चों। हाँ बच्चों, एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, कल क्लास नहीं होगी, कल अवकाश रहेगा। कल कुछ आवश्यक कार्य से क्लास स्थगित किया गया है। मंडे को आपका क्लास 8:30 बजे ही रहेगा, सेम टाइम। कल के लिए खेद है, कल क्लास नहीं हो पाएगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं, और क्यों मनाते हैं? हाँ बेटा, आज तो 5 मार्च है, कल 4 मार्च था, कल मनाए थे, कल मनाए थे बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। PSLV, PSLV C51 नाम सुना होगा आपने। PSLV C51 क्लियर? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और नंबर कौन सा है? 51, C51 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। राजेश केन, हाँ बेटा संडे को तो ऑफ रहता ही है राजेश जी, और केवल सैटरडे को ऑफ किया है हमने, है ना। अभी तक कोई छुट्टी नहीं हुआ था, थोड़ा सा कल आवश्यक कार्य है, तो कल थोड़ा सा आवश्यक कार्य रहेगा, तो भिंड यात्रा पर हैं, तो मंडे को क्लास रहेगी आपकी। चलिए, लेकिन 2 दिन राजेश जी आप अपना पूरा रिवाइज कर लेना, है ना राजेश कैन। 2 दिन आपका ऑफ नहीं है, आप तो घर पे याद करना इसको, एक बार रिवाइज कर लेना जो भी वीडियो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, है ना, तो आप तो रिवाइज करना राजेश जी। चलिए, PSLV बेटा क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और इसकी ये 51 नंबर था। लेकिन याद रखें, ये PSLV की 53वीं उड़ान थी, ध्यान रखना बेटा। एक प्रश्न है कि PSLV का ये कौन सा उड़ान था, तो 53 नंबर का उड़ान था। क्लियर? 53वां जो है मिशन था ये। और लॉन्चिंग डेट क्या है बेटा इसकी? लॉन्चिंग डेट 28 फरवरी 28 फरवरी 2021, 28 फरवरी 2021। और लॉन्चिंग प्लेस क्या है? श्री हरिकोटा, ध्यान रखना, श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। हरिकोटा कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और इसका अब नया नाम क्या है? इसका हरिकोटा का ध्यान रखें, सतीश धवन, सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब इसका नाम
श्रीहरिकोटा, इसे बोलते थे SHAR, सार। ये जो श्रीहरिकोटा है इसे SHAR बोलते हैं। इसका नया नाम हो गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्लियर? हाँ, आगे चलते हैं बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? NSIL नाम सुने हैं? NSIL बेटा इस बार जो लॉन्चिंग किया है NSIL ने किया है। याद रखें ये इसरो की व्यापारिक इकाई है। एक प्रश्न याद रखें कि NSL क्या है, तो इसरो की वाणिज्यिक इकाई। इसरो की वाणिज्यिक इकाई है, नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। बेटा नाम क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो याद रखें ये NSL का प्रथम मिशन है। अब इसमें क्या क्या लॉन्च किया गया है, तो याद रखें कुल 19 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। कितने बेटा? 19 उपग्रह। एक कौन सा है? अमेजोनिया, ये ब्राजील का उपग्रह है। और ये एक ये है और 18 अन्य उपग्रह हैं। तो याद रखें कुल 19 उपग्रह इस बार लॉन्च किए गए हैं। अमेजोनिया ब्राजील का उपग्रह है। याद रखें कि ब्राजील का उपग्रह कौन सा है? अमेजोनिया, जो अमेजोन, अमेजन नदी के नाम पर रखा गया है अमेजोनिया, और 18 उपग्रह है। ओके, कुल 19 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। अब आता है प्रश्न कि इसरो का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए इसरो का पूरा नाम। इसरो का पूरा नाम बताएं। इसरो का जल्दी से नाम बताएं बच्चों। और याद रखें इसरो भारत का, इसरो भारत का स्पेस एजेंसी है। बेटा क्या है? स्पेस एजेंसी। इसका हेड ऑफिस है बेंगलोर और स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो भारत का स्पेस एजेंसी है, स्थापना 1969, हेड ऑफिस बेंगलुरु। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में हैं उनका नाम है के सिवान, के सिवान। तो क्लियर है? फिर सुन लीजिए PSLV C51 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51 का भी लॉन्चिंग हुआ 28 फरवरी 2021 को। ये PSLV का 53 लॉन्चिंग था, 53 लॉन्चिंग था। लॉन्चिंग कहां से हुआ? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। हरिकोटा का नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है। और NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये पहली मिशन है इसका। और ये है क्या? इसरो का एक वाणिज्यिक इकाई है। और इसरो भारत का स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेड ऑफिस बेंगलुरु में है, 1969 में स्थापित हुआ था और चेयरमैन थे के सिवान। और एक खास बात, इस मिशन में पहली बार ई गीता को भेजा गया है, भगवत गीता। और मोदी जी की एक पिक भेजी गई है। तो याद रखें एक पिक्चर भेजा गया है मोदी जी का, एक पिक्चर बना के मोदी जी का भेजा गया है। और ई गीता को भी साथ में लॉन्च किया गया है। PSLV C, इंडियन स्पेस रिसर्च
मनीष, रिसर्च के बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन, वो छोड़ दिया आपने। नीतीश शर्मा कह रहे हैं के शिवान अध्यक्ष है। विकास जादौन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विकास ऑफ नहीं है इसमें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही जवाब है मयंक। ऑफ ना लगाएं इसमें। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, शानदार, सभी बच्चे अच्छा खेल रहे हैं। बेटा लाइक संख्या भी तो बढ़ाइए, केवल अच्छा खेलना नहीं है, लाइक भी करना है ना। आप बेटा भूल जाते हैं, है ना, कोई बात नहीं, मानव प्रवृत्ति है भूलना, बट मैं आपको याद दिला रहा हूं, है ना। लाइक संख्या बढ़ाइए। हाँ देखो बढ़ रहा है, वेरी गुड, बढ़ा, जैसे मैं कहता हूं संख्या बढ़ जाती है। और बढ़ाइए, या तो कोई दिक्कत। चलिए तो आगे चलते हैं। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना। नीतीश कह रहे हैं कर दिया था, वेरी गुड, धन्यवाद, आपने कर दिया था। चलिए तो फिर आगे खेलते हैं। इसको बेटा साफ कर दे। तो एमेजोनिया याद रखना, ये एक ब्राजील का उपग्रह है जिसको भारत से लॉन्च किया गया है। बेटा अच्छी बात यह है कि एक वो समय था जब भारत अपने सैटेलाइट विदेशों से लॉन्च करवाता था। उपग्रह एक वो समय था जब भारत अपने उपग्रह विदेशों से लॉन्च करवाता था। जब भारत ने पहला उपग्रह लॉन्च किया था 1975 में आर्यभट्ट, तो हमने रूस के बीकानेर से लॉन्च करवाया था। आज वो समय है कि विदेशी देश भारत से लॉन्च करवा रहे हैं। ये भारत की बढ़ती हुई क्षमता है ना, और ये विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक बेहतरीन साधन भारत के पास है। भारत सबसे सस्ते, सबसे कम पैसों में लॉन्च करता है। हमने एक एक साथ, याद रखना, भारत ने एक साथ 100 उपग्रह छोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत वो देश है जहां एक एक साथ हमने कई कई उपग्रह लॉन्च किए हैं, और आज कई विदेशी देश भारत से उपग्रह लॉन्च करवाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। तो पहला प्रश्न सुनिए। एक प्रश्न आता है कि ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता, ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है? जल्दी से बताइए, ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है? ये आपके विकल्प हैं। टेनिस, फार्मूला कार रेसिंग, फार्मूला कार रेसिंग, और तीसरा है चेस। जल्दी से बताइए, ग्रांड स्लैम का संबंध किस खेल से है? मयंक तिवारी कह रहे हैं नोवाक जोकोविच। जियो मेरे लाल, बिल्कुल सही आंसर दिया है। विकास शुक्ला कह रहे हैं बैडमिंटन। शुक्ला जी तुम्हें क्या हो गया है बेटा, तबीयत ठीक है आपकी शुक्ला जी? विकास। मनीष कह रहे हैं टेनिस, नीतीश कह रहे हैं टेनिस, अंकित कह रहे हैं नोवाक, नोवाक विनर हैं। बिल्कुल सही जवाब है, बट मेरा प्रश्न ये है कि ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता किस गेम में होती है? पुष्पेंद्र कह रहे हैं टेनिस,
विकास टेनिस में होता है, बैडमिंटन में नहीं होता। ठीक है विकास, हाँ तो टेनिस में होता है। याद रखें, ग्रांड स्लैम, बेटा ग्रांड स्लैम होता है टेनिस में, और जो ग्रांड प्री है ये होता है F1 फार्मूला कार रेसिंग में। ग्रांड स्लैम टेनिस में और ग्रांड प्री फार्मूला कार रेसिंग में। और अगर कर दे इसको, क्या कर दे, ग्रांड मास्टर, तो ये हो जाएगा चेस में। क्लियर है, फार्मूला कार रेसिंग। अब क्लियर है बेटा, ग्रांड स्लैम टेनिस, ग्रांड मास्टर चेस और ग्रांड प्री फार्मूला कार रेसिंग, फार्मूला कार रेसिंग में होता है। नीरज कुमार टेबल टेनिस नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए क्या होता है। ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता में 4 गेम होते हैं एक साल में, एक वर्ष में 4 गेम होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। याद रखें, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, ये होता है पेरिस में। बेटा ये होता है मेलबोर्न में, बेटा फिक्स है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन हर साल जनवरी में होता है, बट इस बार लेट हुआ है। याद रखें, ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता का आरंभ ऑस्ट्रेलियन ओपन से होता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन एवरी ईयर जनवरी में होता है और मेलबोर्न में होता है। फिर नंबर 2 आता है फ्रेंच ओपन, ये पेरिस में होता है, और इसकी विशेषता है कि ये क्ले कोर्ट पर होता है, क्ले कोर्ट पर होता है। इसको हार्ड कोर्ट भी बोलते हैं, हार्ड कोर्ट भी बोलते हैं। इसको रोला गेरा का मैदान भी कहते हैं, रोला गेरा का मैदान, या लाल बजरी का भी मैदान कहते हैं। याद रखना बेटा, इसके नाम है ये, लाल बजरी का मैदान। तो याद रखें, कौन सा ग्रांड स्लैम लाल बजरी के मैदान पर होता है, फ्रेंच ओपन, या रोला गेरा के मैदान पर होता है। रोला गेरा एक व्यक्ति का नाम था जो फ्रांस की क्रांति के समय हुए थे, उनके नाम पर रखा गया है। हार्ड कोर्ट भी है और इसे क्ले कोर्ट भी कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न और बन जाता है कि क्ले कोर्ट का बादशाह किसे कहते हैं, क्ले कोर्ट का बादशाह किसे कहते हैं। तो आंसर आता है राफेल नडाल। बेटा क्या नाम आता है, राफेल नडाल। राफेल नडाल को क्ले कोर्ट का बादशाह कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, ये अभी होने वाला है, अभी केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। बेटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चाहा तो यूएस ओपन लास्ट में होता है। इसके बाद होता है नंबर 3 पर विंबलडन। बेटा कौन सा होता है, विंबलडन। बेटा जो विंबलडन होता है ये होता है लंदन में, और एक खास बात, ये ग्रास कोर्ट पर होता है, घास के मैदान पर होता है। ये कहां होता है बेटा, लंदन में होता है और घास के मैदान पर होता है। और सबसे चौथा लास्ट में होता है अमेरिकन ओपन, या बोलते हैं यूएस ओपन। अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन, और ये होता है न्यूयॉर्क में। बेटा कहां पे होता है, न्यूयॉर्क में। तो ग्रांड स्लैम में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं टेनिस की। अब इसमें प्रश्न आता है कि ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता का आरंभ किस गेम से होता है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन। और अगर प्रश्न ऐसे आए कि ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता का समापन किस गेम से होता है, तो आता है यूएस ओपन। यूएस ओपन लास्ट में सितंबर अक्टूबर में होता है और इससे समापन हो जाता है। तो एक साल में ग्रांड स्लैम में
4 प्रतियोगिताएं होती हैं जनवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक, और ये इनका एक क्रम होता है, इनका ये क्रम होता है। क्लियर है? बोलो। चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी जो संपन्न हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी संपन्न हो गया है, तो इसमें कौन विनर था, मेल सिंगल में और फीमेल सिंगल में। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जब आपको पढ़ने को मिलेगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये फ्रेंच ओपन क्या होता है, फ्रेंच ओपन कहाँ होता है। तो चलिए बेटा, इसमें फीमेल जो विनर है फीमेल सिंगल, नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका विनर नहीं है। क्लियर है? ये जापान से हैं। कहां से हैं? जापान। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल विजेता कौन है? नाओमी ओसाका। और कहां की है? जापान। नाओमी ओसाका जापान की हैं। विकास शुक्ला बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, ये नाओमी ओसाका जापान की हैं। ये तो हुआ फीमेल सिंगल। अब हम बात करते हैं मेल सिंगल। ये है नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। ध्यान रखें, ये वर्तमान में टेनिस की रैंकिंग में दुनिया के नंबर खिलाड़ी हैं, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी। आजकल टेनिस की रैंकिंग में ये नंबर 1 चल रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि नोवाक जोकोविच किस देश से बिलोंग करते हैं। जल्दी से आंसर दें। जर्मनी से हैं, जापान से हैं, सर्बिया से हैं या स्विट्जरलैंड से हैं? जल्दी से आंसर दें। राजेश कैन बोल रहे हैं नोवाक जोकोविच। जल्दी बताएं कहां से हैं। मयंक कह रहे हैं सर्बिया। मयंक का आंसर आया है सर्बिया। अभी और किसी ने आंसर नहीं दिया है। नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? देवेंद्र गौर भी कह रहे हैं सर्बिया। कविता कह रही है जापान। जापान के नहीं है। मनीष जापान के नहीं है। नीतीश कह रहे हैं सर्बिया। बिल्कुल सही जवाब है, सर्बिया से हैं। तो याद रखें, इन्होंने लगातार तीसरी बार और रिकॉर्ड 9वीं बार जीता है। तो याद रखें, नोवाक जोकोविच ने लगातार तीसरी बार जीता है और कुल 9वीं बार जीता है। याद रखना बेटा, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन लगातार तीसरी बार जीता है। मतलब 21 में जीता, 20 में जीता, 19 में जीता और कुल 9 टाइम जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्लियर? अगर एक प्रश्न पूछे कि ग्रैंड स्लैम सबसे ज्यादा कौन ने जीते हैं अभी तक, तो नाम आएगा रोजर फेडरर। क्या नाम आएगा? रोजर फेडरर। एक प्रश्न है कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिलाड़ी जीतने वाला कौन है, तो रोजर फेडरर है, स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड। देवेंद्र गौर भी कह रहे हैं कि रोजर फेडरर। कहां का है बेटा? स्विट्जरलैंड का है। एक सिंपल प्रश्न है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो नाम आएगा रोजर फेडरर फ्रॉम स्विट्जरलैंड। और इस बार कौन ने जीता है? नोवाक जोकोविच ने कुल 9 टाइम और लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। यहां तक कोई दिक्कत? सभी के आंसर आए हैं सर्बिया। बहुत बढ़िया, अच्छा खेल रहे हैं बच्चे।
बेटा अच्छा खेलते जाएं और लाइक भी करते जाएं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अपन साफ कर दें। चलिए, हाँ बेटा, आईपीएल की नीलामी हो गई है और सबसे महंगा खिलाड़ी, तो बताएं पहले आईपीएल का पूरा नाम क्या है, और ये जो आईपीएल होगा इस वर्ष वो कौन से नंबर का होगा, जल्दी से बताएं। पहले तो आईपीएल का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताएं। मयंक तिवारी ने तो आंसर भी दे दिया है। हम पहले ये पूछ रहे हैं कि आईपीएल का नाम क्या है। मयंक जल्दी से पहले नाम बताइए। आपका आंसर सही है, ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने अभी पूछा नहीं है, बट आपका आंसर सही है मयंक तिवारी। इंडियन प्रीमियर लीग, बहुत बढ़िया। मयंक तिवारी कह रहे हैं कि इसका नाम है इंडियन प्रीमियर लीग, बिल्कुल सही जवाब है। इंडियन प्रीमियर लीग कब शुरू हुआ था बेटा, जल्दी से बताएं। पहला आईपीएल कब हुआ था? 2008। और अभी कौन सा होने वाला है? 14। आईपीएल सीजन 14। इस बार 2021 में आईपीएल 14 होगा और पहला आईपीएल 2008 में हुआ था। ललित मोदी, याद रखना, 2008 में इसको कौन लेके आया था? ललित मोदी लेके आए थे, जो अब इंडिया से भाग गए हैं, अमेरिका में रह रहे हैं ललित मोदी। ये आईपीएल के पहले चेयरमैन थे, इंडियन प्रीमियर लीग के पहले चेयरमैन थे। सभी के सही आंसर आए हैं। 2008 में शुरू हुआ था और इस बार आईपीएल 14 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न ये है कि इस बार सबसे महंगा खिलाड़ी, हाँ पहले राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, बिल्कुल सही जवाब है। इस बार सबसे महंगा खिलाड़ी क्रिस मॉरिस, बहुत बढ़िया। इस बार सबसे महंगा खिलाड़ी जो है आईपीएल में, सबसे महंगा खिलाड़ी बेटा कौन है? क्रिस मॉरिस। बेटा किस देश के हैं, जल्दी से बताएं, किस देश के हैं? तो ध्यान रखें, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी है क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और इस बार ये सबसे महंगे बेचे हैं 16.25 करोड़। और किसने खरीदा है? राजस्थान। किसने खरीदा बेटा? राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 1 की विजेता टीम है राजस्थान रॉयल्स। पहला आईपीएल जब 2008 में हुआ था तो विजेता राजस्थान रॉयल्स थी। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, राज कुंद्रा इसके ऑनर हुआ करते थे। और आईपीएल 1 में सबसे महंगे खिलाड़ी थे धोनी। आईपीएल 1 में सबसे खिलाड़ी था महंगा धोनी, जब वो 6 करोड़ का बेचा था। चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था। और इस बार आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस, देश साउथ अफ्रीका। और खरीदे किसने हैं? राजस्थान रॉयल्स ने। और कितने में खरीदा है? 16.25 करोड़। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो याद रखना, युवराज सिंह। युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 16 करोड़ में बेचे थे। तो याद रखना, किस मॉरिस ने किसका रिकॉर्ड तोड़ी दिया है? युवराज सिंह का। 2015 में इनको बेचा गया था। यूबी, क्या बात है विकास शुक्ला, यूबी है ना।
चले बेटा आगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो एक प्रश्न बता दीजिए कि अभी तक आईपीएल सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? एक सिंपल प्रश्न है कि अभी तक जो 13 आईपीएल हो चुके हैं, इन 13 आईपीएल में से सबसे ज्यादा किसने जीते हैं? जल्दी से बताइए, सबसे ज्यादा बार आईपीएल किसने जीता है? मयंक कह रहे हैं मुंबई इंडियन, रॉक्स का भी आंसर मुंबई इंडियन, देवेंद्र गौर का भी आंसर मुंबई इंडियन, बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई इंडियन ने जीता है। कितने बार, कितने बार जीता बेटा मुंबई इंडियन? सबसे ज्यादा बार मुंबई इंडियन ने जीता है, सबसे ज्यादा बार मुंबई इंडियन ने जीता है, 4 बार। नितेश शर्मा कह रहे हैं 4 बार, बेटा एकता 5 बार नहीं है, 4 बार ही है। एकता जी 5 बार नहीं, 4 बार। ओके, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आईपीएल हो गया, एक नाम लिख रहा हूं मैं, ई श्रीधरन, बेटा जिन्हें हम मेट्रोमैन के नाम से जानते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? मेट्रोमैन। तो प्रश्न ये है कि अभी हाल ही में श्रीधरन ने किस पार्टी को ज्वाइन किया है? ये आपके ऑप्शन है, समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, या कांग्रेस, या बीजेपी। जल्दी से बताइए। प्रश्न यह है कि ई श्रीधरन, जिन्हें मेट्रोमैन कहा जाता है, अभी एक दिन पहले इन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया है और उस पार्टी ने इन्हें सीएम रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बताएं ये किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं? आंसर आ रहा है बीजेपी। वेरी गुड, केरला, बहुत बढ़िया। इन्हें केरला से बीजेपी केरला में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और भारतीय जनता पार्टी ने ई श्रीधरन को बीजेपी की मेंबरशिप दी है और केरला में चुनाव में सीएम अनाउंस कर दिया है कि अगर केरला में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो ई श्रीधरन वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कल की घटना है, तो याद रखें। बोलो बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न उठाते हैं। आकाश, आकाश क्या है? जल्दी से बताइए, आकाश क्या है? मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। सुपर कंप्यूटर है, दूसरा 2023 तक 2023 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना है, जल्दी से बताएं बेटा। या 2023 तक रेलवे का पूर्णतः क्या करना है? विद्युतीकरण करना है, विद्युतीकरण योजना है। जल्दी से बता दीजिए बेटा, आकाश क्या है? सुपर कंप्यूटर है भारत का।
या 2023 तक मून पर मानव भेजने की योजना है, या 2023 तक भारत में संपूर्ण रेलवे का क्या करना है, विद्युतीकरण करना है? जल्दी से आंसर दीजिए। राजेश कैन कह रहे हैं बताया है पर बनेगा नहीं। बेटा क्या पता वोटिंग किसको होता है, अपने हाथ में क्या, अपन को तो केवल पढ़ना है करंट अफेयर्स में कि किसको रिप्रेजेंट किया है ना राजेश। अब जिसको वोट आप दोगे वो बनेगा। नीतीश शर्मा कह रहे हैं मिसाइल है, एयर टू एयर। एकता कह रही है 2030 तक मून पर मानव भेजने की प्लान है। चलिए कोई बात नहीं, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बेटा क्या है, इनमें से कुछ भी नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है। जमीन से हवा में मार करने वाली, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, और इसकी रेंज है 25 किलोमीटर। बेटा कितनी है, 25 किलोमीटर, और सेल्फ मेड है। बेटा कैसी है, सेल्फ मेड है। क्लियर? इनमें से एक भी आंसर सही नहीं था, इनमें से मैंने एक भी आंसर सही नहीं दिया था। सुपर कंप्यूटर नहीं है और ये तो कोई प्लान ही नहीं है। तो याद रखें, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर एक मिसाइल है, रेंज है 25 किलोमीटर और स्वदेश निर्मित है, स्वदेश निर्मित मिसाइल है भारत की, स्वदेश निर्मित मिसाइल है भारत की। आकाश कहिए, आंसर नहीं दिया ऑप्शन में तो आप लगा दिए मून पे भेजेंगे, है ना? संतोष करे खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड नहीं है बेटा, आकाश सेल्फ मेड मिसाइल है। अभी भारत ने इस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने का परमिशन दिया है, इसको अभी इसका टेस्टिंग हुआ था, सही बात है। हाँ, एक प्रश्न ये लिखा हुआ है कि 2023 तक रेलवे को पूर्णतः विद्युतीकरण किया जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है, पीयूष गोयल ने कहा है। एक प्रश्न है कि पीयूष गोयल ने, रेल मंत्री है बेटा पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल ने कहा है कि 2023 तक भारतीय रेलवे का पूर्णतः विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि 2023 तक भारतीय रेलवे का पूर्णतः विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। तो कब तक कर दिया जाएगा, ये विकल्प रहेगा 2023, 2022, 2025। तो 2023 तक का टारगेट रखा है इस बार बजट में कि 2023 तक इंडियन रेलवे को कंप्लीट विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। चलिए बच्चों, आज क्लास यहीं तक रहेगी और मैंने आपको बता दिया है कल क्लास का अवकाश रहेगा, आकस्मिक अवकाश रहेगा। कल क्लास आपकी अब मंडे को होगी 8:30 बजे, है ना, जिसमें हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, है ना। और ये क्लास आपको आज करंट की समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताएं और जाते जाते लाइक करके भी जाएं। ओके, और कुछ पूछना हो जल्दी से बताइए। है ना, चलिए कोई बात नहीं, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें। और कल क्लास का अवकाश है, आप घर पे पढ़ना और जो पुराने वीडियोस है उनको आप देखना, है ना, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएंगी। चलिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।